नमस्कार दोस्तों, गायत्री नर्सिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एएनएम सेकेंड ईयर के मिडवाइफरी का सोलर पेपर लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। इसके अंदर आपको एएनएम के एनुअल एग्जाम में ये क्वेश्चन आएंगे। ये क्वेश्चन आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो एएनएम के अभी लेटेस्ट वैकेंसी आई है उसमें भी एक क्वेश्चन अप्रोच करेंगे। तो आज हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं गायत्री नर्सिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, और बने रहिए हमारे साथ। आज तक हमने एएनएम के लिए 5 क्लासें रेगुलर कर दी है। ये मेरी 6ठी क्लास है। इसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके लिए आने वाले एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ये आज का सेशन। इसके अंदर पहला क्वेश्चन है अपना, द मेन रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर अबॉर्शन। अबॉर्शन क्या होता है? अबॉर्शन के बारे में पूछा है कि रीजन क्या है इसका, मेन रीजन क्या है इसका अबॉर्शन का। अबॉर्शन मतलब जब कंसेप्शन के ड्यूरिंग कंसेप्शन के बाद में जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, उसके बाद के अंदर जब प्रेग्नेंट हो जाती है लेडी, तो उसके अंदर अब वो उसको जो फिटल यूट्रस के अंदर जो फिटल पार्ट होते हैं, ठीक है, ये अबॉर्ट हो जाता है। ठीक है, अबॉर्ट वो किसी भी कारण से हो सकता है। इसके बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे कारण है। वो कारण कौन से हो सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर यही पूछा है। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि अबॉर्शन का मेन कारण आज तक किसी को अननोन है। मतलब 50% का हमें पता नहीं है कि इसका अबॉर्शन का क्या कारण है, लेकिन 50% हम असेस नहीं कर पाते कि इस अबॉर्शन का क्या कारण है। लेकिन 50% हम ये भी पता लगा सकते हैं कि इसमें अबॉर्शन के कारण क्या है। इसमें कई कारण हो सकते हैं। वो मैटरनल प्रॉब्लम हो सकती है। कौन सी मैटरनल प्रॉब्लम हो सकती है? वो यूट्रस की प्रॉब्लम हो सकती है। हार्मोनल इनबैलेंस हो सकता है, ठीक है, और क्रोमोसोमल प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब अबॉर्शन ये भी कारण अबॉर्शन के बनते हैं। मतलब 50% से चांसेस ये रहते हैं, 50% से चांसेस हमें अननोन रहते हैं। लेकिन इसके अंदर पूछा है कि गर्भपात के मुख्य कारण एवं जिम्मेदार है। मतलब कौन है गर्भपात, मतलब अबॉर्शन का मुख्य कारण क्या है। इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें इस पर्सन के ऊपर जाना पड़ेगा। तो हम पहला ऑप्शन है इसके अंदर एनाटॉमिकल डिसऑर्डर। एनाटॉमिकल डिसऑर्डर का मतलब होता है शरीर की बनावट के अकॉर्डिंग यदि किसी का अबॉर्शन हो सकता है तो नहीं हो सकता। अबॉर्शन बनावट के अकॉर्डिंग किसी का अबॉर्शन नहीं हो सकता, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। सेकंड ऑप्शन है इसका एंडोक्राइन डिसऑर्डर। एंडोक्राइन डिसऑर्डर मतलब हार्मोनल इन्वर्स, हाँ हो सकता है, चांसेस बन सकते हैं, लेकिन ये इस ऑप्शन का सही आंसर नहीं है। थर्ड ऑप्शन है इसका इन्फेक्शन के अबॉर्शन भी होता है, उसे सेप्टिक अबॉर्शन बोलते हैं, लेकिन वो भी पूरा कंफर्म नहीं है। लेकिन जेनेटिक डिसऑर्डर का इसका मेन का ऑप्शन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जेनेटिक डिसऑर्डर। मतलब हमारे क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी के कारण अबॉर्शन होता है। क्रोमोसोम अबनॉर्मलिटी के कारण अबॉर्शन हो सकता है। अबॉर्शन कितने प्रकार के होते हैं? अबॉर्शन जैसे अबॉर्शन है ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्पॉन्टेनियसली, एक होता है इंड्यूस। स्पॉन्टेनियसली अबॉर्शन वो होते हैं जो हमारे किसी कारण से होता है। जैसे स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन इसके अंदर कौन कौन से आ जाते हैं? जैसे मिस्ड अबॉर्शन आ गया, ये दूसरा कौन सा आ गया? मिस्ड अबॉर्शन, इनवाइटेबल अबॉर्शन आ गया। तीसरा थ्रेटेंड अबॉर्शन आ गया। इनकम्प्लीट अबॉर्शन आ गया। ठीक है, कंप्लीट अबॉर्शन आ गया। ये होता है स्पॉन्टेनियसली अबॉर्शन, ठीक है। और कुछ अबॉर्शन ऐसे होते हैं जो इंड्यूस कराए जाते हैं। इंड्यूस मतलब हमारे द्वारा इसको इंड्यूस कराया जाता है। इंड्यूस के अंदर 2 अबॉर्शन आते हैं। पहला आता है लीगल, जो कानूनी रूप से वैध हो, जिसको हम एमटीपी बोलते हैं। दूसरा आता है इलीगल,
वो होता है क्रिमिनल। तो मैंने आपको बता रहा था लीगल इंड्यूस अबॉर्शन होते हैं दो प्रकार के होते हैं, लीगल और इलीगल। लीगल के अंदर एमटीपी आता है जो 20 वीक पर हम एमटीपी एक्ट के अकॉर्डिंग 20 वीक पे हम इसको इंड्यूस करते हैं, लेकिन ये अभी लेटेस्ट गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ये 24 वीक हो गया है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना कि वहाँ 20 वीक दे रखा है, तो लेटेस्ट गाइडलाइन WHO की है उसके अकॉर्डिंग एमटीपी एक्ट के अकॉर्डिंग जो अबॉर्शन करवाया जाता है वो लेटेस्ट गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 24 वीक कर दिया गया है। इससे पहले क्या था 20 वीक था। लेकिन ये अबॉर्शन होता क्यों है, अबॉर्शन होता क्यों है, क्यों होता है अबॉर्शन, इसका कारण क्या है कि मतलब 28 वीक पे जो कंसेप्शन होता है ना, 28 वीक पे 28 वीक पे क्या होता है, जो यूट्रस के अंदर, ये यूट्रस है हमारा, यूट्रस का जो कंसेप्शन है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है, बाहर निकल जाता है। या तो वो मतलब जो बाहर निकलता है, या तो जो बेबी है अंदर उसका वजन, उसका टाइम 28 वीक से कम हो, या उसका वेट 500 ग्राम से कम हो, जो इंडिपेंडेंटली मतलब सरवाइव नहीं कर पा रहा हो। जो सरवाइव नहीं कर पाता तो उस कंडीशन में अबॉर्शन हो सकता है। तो ये कई कारण है अबॉर्शन के, कई टाइप है अबॉर्शन के, तो आप ध्यान रखना कि टाइप कौन कौन से होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपको मैंने बता दिया, जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण अबॉर्शन होता है। लेकिन ये कंफर्म नहीं है, वहां पर आ जाए मतलब जेनेटिक, ये भी कारण हो सकते हैं, एनाटॉमिकल हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, लेकिन ये रेयरली है। लेकिन इस पर्सन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर यही जाएगा। और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेजेंटिंग पार्ट इन ब्रीच प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटिंग पार्ट इन ब्रीच प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन के बारे में पूछा है। प्रेजेंटेशन कई प्रकार की होती है, इनको आप पढ़ना, आगे आपको पता चलेगा कौन कौन सी प्रेजेंटेशन है। लेकिन इसमें एक प्रेजेंटेशन के बारे में बात करें कि ब्रीच प्रेजेंटेशन के अंदर प्रेजेंटिंग पार्ट कौन सा होता है। प्रेजेंटिंग पार्ट मतलब जब प्रेगनेंसी होती है, जब डिलीवरी होती है, डिलीवरी में क्या होता है, डिलीवरी के अंदर क्या होता है कि बेबी जब बच्चा इंगेजमेंट होता है तो उसका फिटल जो पेल्विस कैविटी है, उस कैविटी के अंदर जो ये पेल्विस कैविटी है मदर की, उस पेल्विस कैविटी के अंदर जो बच्चा आ रहा है उसका यहाँ प्रेजेंटिंग पार्ट वेजाइनल एग्जामिनेशन के ड्यूरिंग वेजाइनल एग्जामिनेशन हम करेंगे। तो इसके अंदर क्या होता है कि बेबी का जो प्रेजेंट पार्ट जो बाहर निकलेगा, जो सबसे पहले बाहर निकलेगा या शो करेगा हमें, उसको हम क्या कहेंगे, उसको वो पार्ट कौन सा होता है। तो इस ब्रीच प्रेजेंटेशन में ये पार्ट का पूछा गया है। तो ब्रीच प्रेजेंटेशन कहते किसे हैं, ब्रीच प्रेजेंटेशन मोस्टली क्या होता है, जैसे हमारा ये यूट्रस है, ये यूट्रस है, इस यूट्रस के अंदर बेबी वैसे ऐसे लाइव होता है, ठीक है, लेकिन क्या होता है इसके अंदर बेबी ट्रांसवर्स लाइव हो जाता है, ऐसे 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 हो जाता है बेबी। मतलब इस यूट्रस के अंदर क्या होता है, मैं आपको बढ़िया सा डायग्राम बना के समझाता हूँ। जैसे ये यूट्रस है, इसके अंदर मतलब बेबी हमेशा उल्टा हो जाता है, जैसे हेड ऊपर होगा बेबी का और बटक्स नीचे होंगे, बटक्स नीचे होंगे। ब्रीच प्रेजेंटेशन के अंदर चार प्रकार की मेन ब्रीच प्रेजेंटेशन होता है। उसमें होता है एक फ्रैंक ब्रीच होता है, फ्रैंक ब्रीच होता है, दूसरा फुटलिंग ब्रीच होता है, ठीक है, नीव होता है और फुल ब्रीच होता है। चार प्रेजेंटेशन होती है ब्रीच की। इसके अंदर जैसे बटक्स आ रहे हैं तो वो फ्रैंक ब्रीच है। मतलब ये जो बेबी के हेड होते हैं ऐसे, मतलब पैर होते हैं ना, वो ऊपर की तरफ एक्सटेंड हुए होते हैं, और यहाँ पर क्या होता है सिर्फ बटक्स में प्रेजेंटिंग पार्ट्स फील किया जाता है, तो उसको ब्रीच प्रेजेंटेशन कहते हैं। तो ब्रीच प्रेजेंटेशन में सबसे पहले क्या आता है, बटक्स आते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। लेकिन कई बार क्या होता है यहाँ वन फुटलिंग आ जाता है, सॉरी डी है ये ऑप्शन, ठीक है। कई बार यहाँ क्या होता है, यहाँ एक पैर बाहर आ गया बच्चे का, तो ये भी एक ब्रीच प्रेजेंटेशन है। तो इसमें क्या होता है, जैसे बेबी का एक पैर आगे नीचे आ गया तो ये वन फुटलिंग ब्रीच आ जाता है। बेबी के पूरा बटक्स आ रहे हैं तो इसको फ्रैंक ब्रीच बोलते हैं। तो इसके अंदर फ्रैंक ब्रीच होते हैं। उसके कंप्लीट ब्रीच का मतलब होता है कि बेबी के ओनली बटक्स बाहर शो कर रहे हैं, तो ये फ्रैंक ब्रीच है, फुल ब्रीच है। फ्रैंक ब्रीच के अंदर बटक्स
बुटक्स जो होंगे वो पैर होंगे ऊपर की तरफ होंगे। वन फुटलिंग भी हो सकता है, नी इसके यहाँ पर बेबी का नी भी आ सकता है, जैसे ये बेबी है इसके पैर इधर होंगे, ये नी प्रेजेंटेशन भी होता है, वो भी एक ब्रीच प्रेजेंटेशन का पार्ट है। इसके 4 होते हैं, फुटलिंग, नी और फ्रैंक, फुल ब्रीच, मतलब ये 4 टाइप्स होते हैं प्रेजेंटेशन के। तो इसमें ब्रीच के अंदर 4 टाइप्स होते हैं। इसका मेन ब्रीच प्रेजेंटेशन का हमें पूछा है, इसके अंदर क्या होता है कि बटक्स हमें शो करते हैं, तो इसका राइट आंसर रहेगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, विच पोजीशन इज जनरली गिवन टू द वुमेन इन केस ऑफ कॉर्ड प्रोलेप्स, मतलब कॉर्ड प्रोलेप्स के मामले में आमतौर पर महिलाओं को कौन सी पोजीशन दी जाती है। अब आपको पता होना चाहिए कि कॉर्ड प्रोलेप्स क्या चीज है, कॉर्ड प्रोलेप्स क्या चीज है, कॉर्ड प्रोलेप्स कैसे होता है, कॉर्ड प्रोलेप्स के कारण क्या हो जाता है। कॉर्ड प्रोलेप्स जैसे यूट्रस के अंदर जैसे फिटल होता है, जैसे ये प्लेसेंटा से अटैच होता है, ये कॉर्ड होती है। ये कॉर्ड कई बार होते हैं, ये कॉर्ड क्या होती है कि इसके साथ गले के बाहर भी कॉर्ड प्रोलेप्स लिपट जाती है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि कई बार जैसे ये कॉर्ड होती है, ये बाहर निकल जाती है, वेजाइनली बाहर निकल जाती है। जैसे जब बाहर निकलती है तो उस कंडीशन के अंदर किसी भी जो डिलीवरी लेबर होने वाली है पेशेंट के, जो मदर है, उसकी कॉर्ड आपको बाहर शो कर रही है, उस कॉर्ड को बाहर शो करने के बाद आपका क्या काम होगा, आप क्या मैनेजमेंट करोगे उसका। ये एक प्रकार की मेडिकल इमरजेंसी है। पहली तो बात ये ध्यान रखना कि जिस पेशेंट के कॉर्ड प्रोलेप्स हो रखा है, तो आपको उस पेशेंट्स को बहुत ध्यान से अटेंड करना है। उस पेशेंट्स को ध्यान रखना है कि उसको हमें पहले से, सबसे पहले क्या होता है, जब हमें नर्सिंग पढ़ाई जाती है, हमारे नर्सिंग के अंदर हमें कंफर्टेबल पेशेंट को कंफर्ट करवाना है। कंफर्ट मतलब पेशेंट्स को उससे सबसे पहले पोजीशन प्रोवाइड करवाएंगे। पोजीशन कौन कौन सी होती है, उसमें क्या मतलब होता है, तो इसके बारे में पूछा गया कि कॉर्ड प्रोलेप्स हो जाए उस पेशेंट को क्या। तो पहला ऑप्शन ए दे रखा है, सिम्स पोजीशन। सिम्स पोजीशन को लेटरल पोजीशन भी बोलते हैं। सिम्स पोजीशन में पेशेंट को वन साइड लेटाया जाता है, उसका नी को बेंड किया जाता है, नी अपर जो लेग होती है उसको बेंड किया जाता है, लेफ्ट साइड में लेटरल किया जाता है, उसको सिम्स पोजीशन बोलते हैं। ये पोजीशन कहाँ यूज की जाती है, ये उन पेशेंट्स के यूज की जाती है जिनको हम एनीमा, तो सिम्स पोजीशन में क्या किया जाता है, एनीमा देने के लिए यूज की जाती है सिम्स पोजीशन। पेशेंट्स को लेटरल साइड में लेटाया जाता है, उसके अपर लेग्स को थोड़ा बेंड किया जाता है, ठीक है, थोड़ा फ्लेक्स किया जाता है, और उसमें क्या होता है, उसकी रेक्टम जो सामने स्ट्रेट हो जाती है, जिसके कारण हम एनीमा इंड्यूस करते हैं इस पेशेंट्स को। उसके लिए हम सिम्स पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं। तो मैं आपको बता रहा था ना, जैसे ये हमारा यूट्रस होता है, यूट्रस के अंदर बेबी होता है ना, जो फिटस होता है, फिटल के अंदर क्या होता है, ये कॉर्ड होती है ना, ये यहाँ से ऐसे निकल के बाहर ऐसे बाहर निकल जाती है। जब लेबर मैकेनिज्म स्टार्ट होता है तो बेबी इंगेज करता है, इंगेज मतलब नीचे की तरफ डिसेंड होता है, बच्चा तो डिसेंड होता है। तो क्या होता है कि यहाँ से कॉर्ड के ऊपर कॉर्ड कंप्रेस हो जाती है, बच्चा मतलब बच्चे का जो हेड है वो कॉर्ड को कंप्रेस करता है, और कॉर्ड के अंदर क्या होता है, बेबी को ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट होता है। जैसे ब्लड सर्कुलेशन कंप्रेस होता है तो बच्चे के अंदर क्या होता है कि बच्चे के अंदर के ब्लड सप्लाई इंपेयरमेंट होती है, और ब्लड सप्लाई जब इंपेयरमेंट होता है तो बच्चा डिस्ट्रेस में चला जाता है, या बच्चे के अंदर डिसरिलेशन या एसिलेशन स्टार्ट हो जाता है। और जिसके कारण क्या होता है, एंगेजमेंट के कारण क्या होता है, ये कॉर्ड होती है जो कंप्रेस हो जाती है। कंप्रेस होने की वजह से क्या होता है कि बच्चे के अंदर जो ब्लड सप्लाई है वो इंपेयरमेंट होगी, तो बच्चे के आईयूडी इंट्रायूटेराइन डेथ हो सकती है। इसलिए कॉर्ड प्रोलैप्स को मेडिकल इमरजेंसी माना जाता है। इसलिए सबसे पहले हमें इसको बेस्ट पोजीशन प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे कि बच्चे का जो हेड है वो कॉर्ड को कंप्रेस ना करे, नहीं करेगा तो उसे ब्लड सप्लाई प्रॉपर सर्कुलेशन स्टार्ट रहेगा, और बच्चे की जो फिटल हार्ट रेट है वो प्रॉपर चलती रहेगी। यदि कॉर्ड प्रोलैप्स हो जाती है तो बच्चे की हार्ट रेट इफेक्ट पड़ता है, और जिससे बच्चे की डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए इसके अंदर कौन सी पोजीशन है, अब आगे सेकंड पोजीशन की बात करें हम, बी ऑप्शन है जो नी चेस्ट पोजीशन। नी चेस्ट पोजीशन के अंदर क्या होता है, पेशेंट्स को नी चेस्ट मतलब चेस्ट, नी चेस्ट पोजीशन पे जो चेस्ट है वो घुटनों के पास ऐसे नी चेस्ट पोजीशन में रखा जाता है। इस पोजीशन का यूज कैसे किया जाता है, ये पोजीशन मोस्टली
रेक्टम एग्जामिनेशन के लिए की जाती है। जैसे पेशेंट्स को प्रोटोस्कोप के द्वारा हम उसकी रेक्टल का एग्जामिनेशन, जैसे किसी को एम्ब्रॉयड वगैरह रेक्टल के एग्जामिनेशन करते हैं तो हम पेशेंट्स को नी चेस्ट पोजीशन प्रोवाइड करवाई जाती है, जिसके अंदर हम उसके प्रोटोस्कोप के द्वारा उसकी रेक्टल का एग्जामिनेशन किया जाता है। हेमरॉयड वगैरह में हम नी चेस्ट पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं और उसके रेक्टल का एग्जामिनेशन करते हैं। तो यह ऑप्शन भी इसका नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है। थर्ड सी ऑप्शन है फाउलर पोजीशन। फाउलर पोजीशन क्या होता है? जैसे रेस्पिरेटरी के पेशेंट्स होते हैं जिनको रेस्पिरेटरी डिस्कम्फर्ट होता है, जिसको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, कार्डियक पेशेंट्स होते हैं, उन पेशेंट्स को हम फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करवाई जाती है। जैसे अस्थमेटिक पेशेंट भी होते हैं जिनको सांस की प्रॉब्लम ज्यादा है, सांस के मतलब जैसे सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, तो सबसे बेस्ट पोजीशन होती है फाउलर पोजीशन। पेशेंट्स को 45 डिग्री के ऊपर बेड को एंगल किया जाता है, जो बेड होता है उसका 45 पे ऐसे रखा जाता है और पेशेंट को यहाँ पर लेटाया जाता है, जिससे उसकी बैक 45 पे रहती है, तो जिससे उसे सांस लेने में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि उसके एब्डोमिनल कैविटी का प्रेशर उसके डायफ्राम प्रॉपर रूप से एक्सपेल हो, उसके प्रॉपर रूप से कॉन्ट्रैक्ट हो उसके, इसलिए उसको मतलब फाउलर पोजीशन प्रोवाइड की जाती है। तो ये फाउलर पोजीशन के लिए, फाउलर पोजीशन किसमें की यूज की जाती है? रेस्पिरेटरी। ये भी याद रखना आप, ऐसे नहीं है कि आपको ये भी याद रखना कि कौन सी पोजीशन किस में यूज जाती है। जैसे नी चेस्ट पोजीशन किस में यूज की जाती है? रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए। सिम्स पोजीशन एनीमिया के लिए यूज की जाती है। फाउलर पोजीशन होती है वो रेस्पिरेटरी पेशेंट्स होते हैं उनके लिए यूज की जाती है, जिनको 45 डिग्री के ऊपर एंगल पे बेड का एक्सटेंड किया जाता है और उस पेशेंट को लेटाया जाता है, जिससे उसे सांस लेने में प्रॉब्लम ना हो, उसे कंफर्टेबल फील हो। ये पोजीशन। अब डी ऑप्शन है इसमें डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन। डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन के अंदर क्या होता है? वैसे तो आपको मैं एक बात बताता हूँ, जैसे वुमेन होती है ना जिसकी कोर्ड प्रोलैप्स हो जाती है, कोर्ड प्लस प्रोलैप्स में एक पोजीशन होती है टेंडनबर्ग पोजीशन। टेंडनबर्ग पोजीशन में क्या होता है कि हेड को ऊपर रखा जाता है और फुट साइड होता है उसको नीचे रखा जाता है। ये आईसीपी होता है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर जिनका इंक्रीज हो जाता है उनको ये पोजीशन प्रोवाइड की जाती है। कौन सी? टेंडनबर्ग पोजीशन। लेकिन जिसमें कोर्ड प्रोलैप्स होती है ना उसको रिवर्स टेंडनबर्ग पोजीशन, मतलब ये उल्टी हो जाएगी, हेड को नीचे और पैर ऊपर, रिवर्स टेंडनबर्ग पोजीशन भी इसको प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन यहाँ दे रखा है डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन। इसके अंदर क्या होता है? डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन वेजाइनल एग्जामिनेशन के लिए किया जाता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन और यह है नहीं रिवर्स टेंडनबर्ग पोजीशन का, लेकिन यहाँ ऑप्शन जाएगा हमारा डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आ जाए रिवर्स टेंडनबर्ग पोजीशन। रिवर्स टेंडनबर्ग पोजीशन भी हम कोर्ड प्रोलैप्स में प्रोवाइड करवाया जाता है, जिससे क्या है बेबी का हेड है वो कोर्ड को कॉम्प्रेस ना करे, जल्दी से जल्दी हम उसे सिजेरियन सेक्शन करवा के इस बच्चे का डिलीवरी करवाया जाता है। इसमें नॉर्मल डिलीवरी कोर्ड प्रोलैप्स में नहीं करवाई जाती, इसमें ये क्योंकि एक मेडिकल इमरजेंसी है जिससे बच्चे की डेथ हो सकती है, इसलिए हम इसके अंदर रिवर्स टेंडनबर्ग इसमें डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन प्रोवाइड करवाएंगे। इसका राइट आंसर जाएगा डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेस्ट इज नोन एज, मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेस्ट इज नोन एज के मतलब स्तन की सूजन को क्या कहा जाता है, या स्तन के इन्फेक्शन को क्या जाए, जो ब्रेस्ट होते हैं उनके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो ब्रेस्टाइट, पहला ऑप्शन है ब्रेस्टाइटिस। ब्रेस्टाइटिस की कोई टर्म्स नहीं होती, ब्रेस्टाइटिस किसी प्रकार का ब्रेस्ट के लिए टर्म्स यूज नहीं की जाती है, तो ये इसका ऑप्शन गलत है। ठीक है, ब्रेस्टाइटिस पहला ऑप्शन क्या है? ब्रेस्टाइटिस। नाम तो टाइटस का, जिसके पीछे टाइटस लग जाता है ना उसका मतलब इन्फेक्शन होता है। ठीक है, लेकिन ब्रेस्ट का इन्फेक्शन ये टर्म्स बनती नहीं है, ये टर्म्स है ही नहीं। ठीक है, इसको ऐसे ही तो आपको भ्रमित करने के लिए टर्म्स का यूज किया गया है, आप मतलब आप अपने ऑप्शन से भटक जाओ, तो इसलिए इसको ब्रेस्टाइटिस लिखा है, ये ऑप्शन गलत है आपका। ठीक है, टाइटस का मतलब इन्फेक्शन होता है जिसके पीछे टाइटस है। अब हो गया स्टोमेटाइटिस। अब आप सोचोगे स्टोमेटाइटिस क्या है? स्टोमेटाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द माउथ, मतलब ओरल कैविटी के अंदर इन्फ्लामेशन, जैसे किसी प्रकार के जैसे हमारे मुंह में छाले हो जाते हैं ना, छाले हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं। लेकिन स्टोमेटाइटिस आपको मोस्टली लोग आप कहोगे स्टोमेटाइटिस स्टोमक का इन्फेक्शन होगा, नहीं, स्टोमेटाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, स्टोमक का इन्फेक्शन होता है उसको बोलते हैं गैस्ट्राइटिस।
याद रखना, गैस्ट्रेटाइटिस, गैस्ट्रे मतलब गैस्ट्रोलॉजिस्ट होते हैं ना, वैसे गैस्ट्रिक नाम होता है स्टोमक का, उसको गैस्ट्रेटाइटिस बोलते हैं। स्टोमकाइटिस का मतलब, गैस्ट्रिक का मतलब वहां स्टोमक के आ ही जाए ऐसा क्वेश्चन, तो वहां ऐसे स्टोमेटाइटिस मत कर देना, मतलब गैस्ट्रिक का पूछ ले तो वहां पर गैस्ट्रेटाइटिस ही होगा, ठीक है। तो ये स्टोमेटाइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द माउथ, इन्फ्लेमेशन ऑफ द माउथ मतलब माउथ ओरल कैविटी के अंदर इन्फेक्शन को, इन्फ्लेमेशन ऑफ द माउथ को स्टोमेटाइटिस बोलते हैं। जैसे हमारी टंग के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाए उसको क्या बोलेंगे, टंग के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाए, है तो माउथ के अंदर ही, लेकिन टंग के अंदर ग्लोटाइटिस बोलते हैं, ग्लोटाइटिस, ग्लोटाइटिस मतलब टंग का इन्फेक्शन हो जाता है तो ग्लोटाइटिस बोलते हैं। और अब आ गया यहाँ मैस्टोइडाइटिस, मैस्टोइड मतलब जब हमारी ये मैस्टोइड किसको बोलते हैं, मैस्टोइड बोन होती है, ईयर के पीछे हमारी ये बोन होती है जो थोड़ी प्रोमिनेंट होती है, उस बोन को मैस्टोइड बोन बोलते हैं, इसको मैस्टोटाइटिस बोलते हैं। इसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इसको मैस्टोटाइट बोलते हैं। इसको ये यहाँ पर थोड़ा सा क्या होता है, जब कोई इन्फेक्शन होता है इस वजह से यहाँ पर ये जो बोन होते हैं ईयर के पीछे, मैस्टोइड प्रोसेस बोलते हैं या मैस्टोइड बोन बोलते हैं इसको। तो इसको जो हमारे ईयर के पीछे होती है उसके ऊपर इन्फेक्शन हो जाता है, वहां पर रेडनेस किसी प्रकार का दिखाई देता है या कोई पेन होता है तो उसको मैस्टोटाइटिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन इसका नहीं है, ऑप्शन सी भी इसका नहीं है। अब आ गया मैस्टाइटिस, मैस्टाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेस्ट, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेस्ट मतलब इसके अंदर मैस्टोटाइटिस होता है। मोस्टली वुमेन के अंदर क्या होता है, ब्रेस्ट का इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, कुछ जो लैक्टेटिंग मदर है उनके अंदर भी चांसेस रहता है। तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन वुमेन को हमेशा करना चाहिए, मंथ में एक बार। मतलब यदि आपका राइट ब्रेस्ट है तो राइट ब्रेस्ट के ऊपर आप लेट के और ये अपना एक हाथ सर के पीछे बेंड करके और रोटेट पोजीशन के अंदर हम अपने ब्रेस्ट एग्जामिनेशन वुमेन को हमेशा करना चाहिए, जिससे हमें किसी प्रकार की सिस्ट हो या किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो तो हमें इसे फील होता है, तो इसे हमें पता चल जाता है कि ब्रेस्ट का इन्फेक्शन हो सकता है, तो इसे हम असेस कर सकते हैं। ये ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन होता है जो हर वुमेन को करना चाहिए, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये ब्रेस्ट का इन्फेक्शन है, किसी प्रकार की सिस्ट बन रही है तो भी वो उसको फील कर सकते हैं। तो मैं इसके अंदर आपको मैंने बताया कि ब्रेस्ट को इन्फ्लेमेशन को किस नाम से जानते हैं, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, मैस्टाइटिस को जानते। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एपिजियोटोमी। एपिजियोटोमी क्या होती है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। जब लेबर का मैकेनिज्म स्टार्ट होता है तो उसमें बच्चे का सबसे पहले हेड एक्सपेल आउट होता है, तो उसके अंदर क्या होता है, जब हमें ऐसे लगता है कि अब लेबर का जो सर्विस का फुल डायलेशन हो गया और बच्चा वेजाइनल कैनाल से बाहर निकल रहा है, तो उस टाइम बच्चे का हेड है जो थोड़ा सा बड़ा है, तो उसको कंफर्ट तरीके से एक्सपेल आउट करवाने के लिए हमें वहां पर एक कट लगाया जाता है, ठीक है। वो कट कई प्रकार का होता है, जैसे कट लगाया जाता है, एपिजियोटोमी सीजर के एपिजियोटोमी की जाती है, जैसे ये वेजाइना के एक कट लगाया जाता है। ये मीडियो कट कई प्रकार जे शेप का भी लगाते हैं, लेटरल भी लगाते हैं, लेकिन मोस्टली इसमें पूछा इसके अंदर पूछा मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ एपिजियोटोमी, किस प्रकार की एपिजियोटोमी की जाती है। तो मोस्ट जे शेप का भी लगाया जाता है, मीडियन का भी जाता है, मीडियो लेटरल भी लगाया जाता है, लेटरल भी लगाया जाता है। तो मोस्टली कौन सा है, इसमें मोस्ट पूछे तो आपको मीडियो लेटरल का यूज करना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा सी, मीडियो लेटरल मतलब मीडियम से लेटर रेक्टम की तरफ। जैसे ये वेजाइना है, ये रेक्टम है, ये रेक्टम है, वेजाइना है, तो मीडियम वेजाइना का जो ये वेजाइना है, ये रेक्टम है, तो मीडियम ये हो गया मीडियो लेटरल मतलब ऐसे,
साइड में थोड़ा सा साइड में ऐसे तिरछा लगाया जाता है, उसको मीडियो लेटरल बोलते हैं। लेटरल का मतलब होता है अपनी बॉडी है, ये लेटरल पार्ट होते हैं बॉडी, राइट लेटरल लेफ्ट लेटरल, ठीक है। वो किस तरह भी लगा सकते हैं, राइट लेटरल कर सकते हैं, लेफ्ट लेटरल कर सकते हैं। लेटरल का मतलब होता है साइड में, मिडिल का मतलब बीच के अंदर, बिल्कुल बीच के अंदर, बीच से तिरछा थोड़ा सा, ये एपियूटमी का मीडियो लेटरल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू एमटीपी एक्ट 1971 एमटीपी कैन बी डन टिल हाउ मेनी वीक ऑफ प्रेगनेंसी। एमटीपी एक्ट 1971 के अनुसार एमटीपी गर्भाशय के कितने सप्ताह तक कराया जा सकता है। मैंने इस ऑप्शन के बारे में आपको पहले ही बताया था, इस ऑप्शन के बारे में हमने पहले ही बात की थी। तो एमटीपी एक्ट के बारे में बात करते हैं। एमटीपी एक्ट 1971 के अनुसार एमटीपी गर्भाशय के कितने सप्ताह कराया जा सकता है। तो मैंने आपको पहले बताया था अबॉर्शन के बारे में, आपने पहले बात की थी। किसके बारे में? अबॉर्शन के बारे में। अबॉर्शन कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। पहला अबॉर्शन होता है स्पॉन्टेनियसली, दूसरा होता है इंड्यूस। स्पॉन्टेनियसली अबॉर्शन के बारे में हमने बात की, थ्रेटेंड अबॉर्शन हो गया, इनवाइटल अबॉर्शन हो गया, कंप्लीट अबॉर्शन हो गया, उनके बारे में बात की थी। मिस्ड, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, ये क्या होता है? स्पॉन्टेनियसली, अपने आप होते हैं, ठीक है। और एक होता है इंड्यूस। इंड्यूस के अंदर 2 प्रकार के बताए थे मैंने, लीगल और इलीगल। लीगल मतलब कानूनी रूप से वैध, इलीगल मतलब अवैध। तो एमटीपी एक्ट क्या होता है? एमटीपी एक्ट 1971 मतलब 1971 के अंदर एक कानून बनाया गया था जिसके अंदर हम अबॉर्शन करवा सकते हैं किसी भी लेडीज का। उसके लिए किसकी कंसेंट जरूरी है? पहला तो क्वेश्चन ये, कई बार क्वेश्चन पुट हुआ है और आगे भी होता रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब भी किसी पेशेंट्स का अबॉर्शन कराया जाता है किसी महिला का, तो उसके लिए सबसे पहले हमें कंसेंट किसका लेना चाहिए? मम्मी पापा का, मदर का, या रिलेटिव का, मतलब रिश्तेदारों का। तो उस ऑप्शन में, ये ऑप्शन एम्स के अंदर भी आया हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि जो अबॉर्शन करवाया जाता है ना, जो इंड्यूस अबॉर्शन करवाया जाता है, उसमें सबसे पहले कंसेंट मदर का लिया जाता है। जो मदर जिसका अबॉर्शन करवाना है तो कंसेंट उसका ही मान्य होगा। अदर पर्सन इस एमटीपी एक्ट को के लिए कंसेंट नहीं दे सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि एमटीपी एक्ट के अकॉर्डिंग हम किसी पेशेंट्स का अबॉर्शन करवा रहे हैं तो किसी पेशेंट्स का वहां पर कि उसके पेशेंट्स के लिए कंसेंट किसका मतलब लीगली रूप से किसका कंसेंट होगा? मदर का। इसके अंदर पूछा गया है कि एमटीपी गर्भाशय के कितने सप्ताह बाद, मतलब एमटीपी कैन बी डन टिल टू हाउ मेनी वीक ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब कितने सप्ताह पर हम करते। तो डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइन, लेटेस्ट गाइडलाइन है, लेटेस्ट गाइडलाइन के अकॉर्डिंग पहले क्या था? एमटीपी एक्ट 1971 के अंदर 70 वीक्स पे हम ये करवाते थे। कितने? 70 वीक पर। लीगल रूप से हम 70 वीक तक जो प्रेगनेंसी है उसको हम अबॉर्ट करवा सकते थे। लेकिन अब क्या है कि इसके अंदर 20 लेटेस्ट गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 24 वीक कर दिया गया। तो इसका राइट आंसर होगा डी, 24 वीक। डब्ल्यूएचओ की लेटेस्ट गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम किसी महिला का अबॉर्शन करवाना है तो लीगल, ये इंड्यूस अबॉर्शन है, ना कि स्पॉन्टेनियसली अबॉर्शन है। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन वो अबॉर्शन होते हैं जो अपने आप होते हैं, इंड्यूस वो अबॉर्शन होते हैं जो हम करवाते हैं, इंड्यूस करते हैं, मतलब प्रोत्साहित करते हैं या किसी डीएनसी प्रोसीजर के द्वारा या किसी एमटीपी किट के द्वारा हम अबॉर्शन करवाते हैं, उसको एमटीपी बोलते हैं। एमटीपी एक्ट 1971 के अकॉर्डिंग हम 20 वीक्स पर अभी लेटेस्ट गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अबॉर्शन करवाते हैं, ठीक है। तो एमटीपी एक्ट 1971 के आपको बता दिया, इसके अंदर कंसेंट होता है जो मदर का होगा, कंसेंट मदर से लिया जाएगा, ठीक है। तो ये था एमटीपी का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाउ मच ब्लड इज नॉर्मली प्रेजेंट इन द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का पिछली क्लास में शायद प्रकाश सर ने आपको प्लेसेंटा के वजन के बारे में बात की थी कि प्लेसेंटा का वजन कितना होता है। उसमें कितना बताया था? 500 ग्राम प्लेसेंटा होता है। तो 500 ग्राम आप पिछली क्लास देखना, यदि किसी ने नहीं देखे तो उसमें प्लेसेंटा के बारे में बताया गया है। तो उसके अंदर आपको प्रेजेंटेशन के बारे में बात की गई है। तो मैं आपको यहाँ इस नए क्वेश्चन, मतलब जो हिंदी में इसको बोलते हैं, नाल में सामान्यतः कितना रक्त मौजूद होता है। रक्त मतलब ये प्लेसेंटा है, ये यूट्रस है, ये यूट्रस के अंदर प्लेसेंटा है। ये प्लेसेंटा किससे अटैच हुआ है? बेबी से, फिटल से।
ठीक है। इस प्लेसेंटा के अंदर ये मैटरनल साइड होती है, और ये फिटल साइड होती है, यह विलाई होती है, ठीक है, इस टाइप की विलाई होती है। तो इस तरफ मदर का ब्लड रहता है, इस तरफ फिटस का ब्लड रहता है, लेकिन ये इसका ना 350 मदर साइड रहता है और 150 इधर रहता है, ठीक है। फिटल साइड कितना रहता है 150 ml और मदर साइड रहता है 130-50 ml, मतलब 350 ml। तो ये टोटल पूछा, इसमें टोटल पूछा गया, तो टोटल प्लेसेंटा का वजन भी 500 ग्राम होता है, और वजन जो ब्लड होता है वो भी इसके अंदर 500 ml होता है, ठीक है, ये याद रखना। तो इसका ना तो 100 होगा, ना 200 होगा, ना 1000 होगा, ये रॉन्ग है। इसका राइट आंसर रहेगा सी, ठीक है, सी राइट आंसर रहेगा 500 ml ब्लड। ये अलग बात है कि आपको फिटल का पूछ ले या मदर का पूछ ले, तो वो आप थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि फिटल साइड जो ब्लड होता है वो 150 ml होता है, मदर साइड होता है 350 ml मतलब मैटरनल साइड होता है। तो ये प्लेसेंटा के टोटल ब्लड की बात की गई है, तो प्लेसेंटा के अंदर टोटल ब्लड होता है 500 ml, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मैटरनल एंटीबॉडी इज क्रॉस द प्लेसेंटा बैरियर। मैटरनल एंटीबॉडी, अपनी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी होते हैं, इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं। इम्यूनोग्लोबिन्स IgG, IgE, IgM, IgG, मतलब ये इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं। हमारे सलाइवा के अंदर कौन सा इम्यूनोग्लोबिन पाया जाता है, जो सिक्रेशंस होते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, इम्यूनोग्लोबिन्स पाए जाते हैं। इम्यूनोग्लोबिन्स क्या होते हैं हमारे, जैसे सलाइवा के अंदर कौन सा इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जैसे हमारे जो सलाइवा जो म्यूकस होता है उसके अंदर जितनी भी बॉडी के सिक्रेशंस होते हैं उनके अंदर इम्यूनोग्लोबिन A प्रेजेंट होता है, ठीक है। कौन सा इम्यूनोग्लोबिन A प्रेजेंट होता है सलाइवा के अंदर। दूसरा कौन सा होता है, और ये दूसरा कौन सा होता है IgE। ये क्या होता है, ये इम्यूनोग्लोबिन कब राइज होता है, जब ये बॉडी के अंदर कब राइज होता है, जब हमारे जैसे स्टिंग बाइट होते हैं, स्टिंग बाइट होता है ना, जैसे मधुमक्खी काट लेती है, तो इम्यूनोग्लोबिन एनाफाइलेटिक रिएक्शन के अंदर भी कौन सा इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, इम्यूनोग्लोबिन E। और हमारे जो टीयर्स होते हैं, ब्रेस्ट मिल्क में भी इम्यूनोग्लोबिन A पाया जाता है, ठीक है। ब्रेस्ट जिससे सिक्रेशन ही होगा, ब्रेस्ट मिल्क हो गया, एक बॉडी का सिक्रेशन है, जितने भी सिक्रेशंस है उनके अंदर, जितने भी सिक्रेशन बॉडी के प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर इम्यूनोग्लोबिन A पाया जाता है। इम्यूनोग्लोबिन E होता है, ये हमारे जब किसी प्रकार की एलर्जी होती है, इसी प्रकार की एलर्जी होती है ना, तो इम्यूनोग्लोबिन E राइज हो जाता है वहां पर, ठीक है। तो स्टिंग बाइट जैसे मधुमक्खियों ने काट लिया या किसी ततैया ने काट लिया, तब क्या होता है कि वहां पर क्या होता है कि इम्यूनोग्लोबिन E राइज होता है, ये एलर्जिक रिएक्शन के अंदर हमारा रिएक्ट करता है। इम्यूनोग्लोबिन होते हैं वो, उसके बाद में IgM होता है। IgM क्या होता है, प्लेसेंटा क्या होता है, ये प्लेसेंटा होता है ना, प्लेसेंटा बेबी को एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाता है जिसके अंदर बेबी के पास जो फिटल होता है, वोम में फिटल होता है, फिटल को किसी प्रकार का इन्फेक्शन जल्दी से रीच आउट नहीं कर सकता, मतलब उसके पास पहुंच नहीं सकता, उसके पास जेड सिक्योरिटी से भी बढ़िया सिक्योरिटी होती है, ठीक है। उसके पास बैरियर होते हैं, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन। जैसे आपने पीएम को सिक्योरिटी में देखा होगा कि पीएम बीच में है, उसके बाद कमांडो, कितने सारे कमांडो होते हैं अंदर, एसपीजी कमांडो होते हैं, उसके बाद दूसरी पुलिस लगी होती है, ऐसे मतलब इंटेलिजेंस होता है बहुत सारे, मतलब उसको वहां तक पीएम तक मतलब इतनी सिक्योरिटी प्रोवाइड। वैसे ही ये पीएम से भी कम नहीं है, अपना जो होम के अंदर फिटल होता है ना, ये पीएम से भी कम नहीं है, क्योंकि इसकी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा होती है। इसके अंदर प्लेसेंटा बैरियर होते हैं, जो यहाँ बैरियर होते हैं जो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकते, इसलिए फिटल बेबी होता है, फिटल होता है वोम के अंदर, उसको जल्दी से इन्फेक्शन नहीं हो सकता, किसी प्रकार का बैक्टीरिया वायरस उस तक रीच आउट नहीं कर सकता। तो इसके लिए इसके अंदर क्या होता है, जो IgM होता है ना, ये लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबिन होता है हमारे बॉडी के अंदर। लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबिन कौन सा होता है, IgM। पहले बताया मैंने IgA कहाँ पाया जाता है, सलाइवा की बॉडी सिक्रेशन के अंदर। दूसरा IG एलर्जी के अंदर, जब भी किसी प्रकार का एनाफाइलेटिक रिएक्शन होता है उसके अंदर IgE का यूज किया जाता है, किसके अंदर, एनाफाइलेटिक रिएक्शन के अंदर। और IgM लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबिन, लार्जेस्ट। और तीसरा है IgG। ये क्या होता है, IgG क्या होता है, ये प्लेसेंटा को, जब प्लेसेंटा बैरियर होता है इनको क्रॉस कर सकता है, और क्रॉस करके बेबी तक
रीच आउट कर सकता है। तो इसमें ये पूछा है कि मात्र प्रतिरक्षी अवरोध को पार कर सकता है, मतलब जो प्लेसेंटा बैरियर है उसको क्रॉस कौन कर सकता है, मतलब प्लेसेंटा का जो बैरियर होता है ये किसी को जाने नहीं देता, वो मतलब किसी को जाने देता उसको बोलते हैं गो। तो ये जी का मतलब होता है प्लेसेंटा का बैरियर को क्रॉस करके फिटल तक पहुंच सकता है। ये कौन सा इम्यूनोग्लोबिन होता है, IgG। इसका राइट आंसर क्या है, डी। जो प्लेसेंटा का बैरियर को क्रॉस कर लेगा वो कौन सा इम्यूनोग्लोबिन होगा, IgG। IgA कहाँ पाया जाता है, याद रखना IgA कहाँ पाया जाता है, सलाइवा के अंदर, ब्रेस्ट के अंदर, बॉडी सिक्रेशन के अंदर। IgE एलर्जिक रिएक्शन के अंदर रिएक्ट करता है इम्यूनोग्लोबिन। IgE जो ब्लड टिश्यू के अंदर भी पाया जाता है, ब्लड के अंदर टिश्यू के अंदर IgE पाया जाता है। और इम्यूनोग्लोबिन्स M होता है, लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबिन्स होता है हमारे बॉडी का, ठीक है। लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबिन्स जो प्लेसेंटा बैरियर क्रॉस है, IgE प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है और इसको इसका राइट आंसर भी रहेगा डी ऑप्शन। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनवॉलंटरी कंट्रोल ऑफ यूरिन सिक्रेशन इज कॉल्ड। इनवॉलंटरी मतलब वॉलेंटरी और इनवॉलंटरी। हमारे बॉडी के अंदर कुछ मसल्स है जो वॉलेंटरी काम करती है, कुछ मसल्स होती है इनवॉलंटरी काम करते हैं। इनवॉलंटरी मतलब अपने आप काम कर रही है, उन पे किसी का कोई जोर नहीं, किसी का कोई अवरोध नहीं, वो अपने आप कौन सी मसल्स होती है ऐसी, जैसे कार्डियक मसल्स होगी, पेरास्टालसिस मूवमेंट हो गए, ये अपने आप चलते रहते हैं। हार्ट है उसको पंप करने के लिए किसी अपने को जरूरत पड़ती है क्या, हार्ट को पंप कराऊं, नहीं करवाना पड़ता, क्योंकि वो हार्ट अपने आप इनवॉलंटरी वर्क करता है। इसी प्रकार हमारी पेरास्टालसिस मूवमेंट जो इंटेस्टाइन है, आंतें हैं हमारी, उसके अंदर मूवमेंट्स चलते हैं, उनको पेरास्टालसिस मूवमेंट बोलते हैं। जिससे जो हम खाना खाते हैं वो खाना खाने के बाद आंत के अंदर से घूमता रहता है ना, वो अपने आप नहीं घूमता, उन घूमने के लिए उनके अंदर मूवमेंट्स होते हैं, उनको पेरास्टालसिस मूवमेंट बोलते हैं। ये इनवॉलंटरी होते हैं, इन पे किसी का कोई जोर नहीं चलता, ठीक है। जिन पे जोर चलता है, जैसे मेरा हाथ है, मैं इसको बेंड करूंगा तो करूंगा, नहीं तो करूंगा, नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा, ये क्या है, वॉलेंटरी है। मेरे हाथ के अंदर ये मसल्स का कोऑर्डिनेशन है, इस मसल्स को मैं अपने हाथ से उठा सकता हूँ, आपके सामने उंगली कर सकता हूँ, किसी कोई भी मतलब यहाँ राइट डाउन कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, ये मेरे वॉलेंटरी मतलब मेरे हक में है। ये चीजें जो अपने हक में होती है, हम जिन पे अपना हक और अधिकार होता है वो वॉलेंटरी होता है, जिन पे हमारा हक और अधिकार नहीं होता वो इनवॉलेंटरी होता है। तो यहाँ यही पूछा गया है कि इनवॉलेंटरी कंट्रोल ऑफ यूरिन सिक्रेशन इज कॉल्ड, मतलब जो हमारा यूरिन है, यूरिन हमारा वॉलेंटरी है, इनवॉलेंटरी नहीं है। जब हमें अर्ज लगती है तब हमें अर्ज है ना, वो वॉलेंटरी है, इनवॉलेंटरी नहीं। अर्ज तो हमें जो हमारे पास मैसेज आता है कि अब हमें यूरिन पास आउट करना है, तब हम यूरिन को पास आउट करते हैं। लेकिन क्या होता है कई बार यहाँ कुछ प्रॉब्लम की वजह से इनवॉलेंटरी हो जाता है। इनवॉलेंटरी मतलब अपने आप यूरिन पास आउट हो जाता है, अपने आप यूरिन पास आउट हो जाता है। तो उस चीज को क्या कहते हैं, उस टर्म्स को क्या कहते हैं, उस टर्म्स के बारे में यहाँ पूछा गया है। तो पहला है ओलिगोयूरिया। ओलिगोयूरिया क्या होता है, ओली और पोली नाम याद रखना। ओली का मतलब होता है कम, पोली का मतलब होता है ज्यादा, ठीक है। ओलिगोयूरिया मतलब यूरिन के बारे में पूछा गया है। यूरिन के बारे में पूछा गया है। ओलिगोयूरिया का मतलब होता है, ओलिगो यूरिन के बारे में क्या यूरिन ज्यादा है या कम है, मतलब ओली का मतलब है डिक्रीज। डिक्रीज मतलब यूरिन का यूरिन कितना हो जाए 30 ml से 30 ml पर आवर से यदि यूरिन पास आउट कम हो रहा था उसको ओलिगोयूरिया बोलते हैं, ठीक है। ओलिगोयूरिया, पोलीयूरिया मतलब पोलीयूरिया 400 ml से सॉरी ओलिगोयूरिया मतलब यूरिन का लॉस 30 ml पर आवर से कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, उसको हम ओलिगोयूरिया बोलते हैं, ठीक है। किसे 30 ml से कम पर आवर, कम उसको बोलते हैं। यूरिन का आउटपुट 30 ml से कम हो जाता है, उसको ओलिगोयूरिया बोलते हैं। पोलीयूरिया मतलब यूरिन ज्यादा पास आउट होता है, ठीक है, उसको पोलीयूरिया बोलते हैं, ठीक है। अब सेकंड रिटेंशन ऑफ यूरिन। रिटेंशन ऑफ यूरिन का मतलब होता है जब हमारी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर किसी प्रकार की इंजरी हो जाती है, जैसे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जब किसी प्रकार के अंदर C6 उससे, जैसे स्पाइनल कॉर्ड है हमारी, ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, इसके अंदर किसी प्रकार की इंजरी हो जाती है, इसको प्लेक्सस बोलते हैं, ठीक है। तो
तो वहां पर क्या होता है कि हमारे जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके अंदर जो यूरिन का रिटेंशन होने लगा, रिटेंशन मतलब इकट्ठा होने लग जाता है, यूरिन इकट्ठा यूरिन हो रहा है, हमारे को किसी प्रकार की एरज नहीं लग जाती, वहां पर रिटेंशन होता है यूरिन। मोस्टली एक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के अंदर ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जहां पर यूरिन का रिटेंशन हो जाता है ब्लड में, हमें पता नहीं चलता, हमारा ब्लड फुल हो जाता है। इस टाइप के पेशेंट्स के हम कैथेटराइजेशन करते हैं, कैथेटराइजेशन को यूरिन पास आउट करवाते हैं, उसको बोलते हैं रिटेंशन ऑफ यूरिन। तो रिटेंशन का मतलब होता है इकट्ठा होना, एक जगह इकट्ठा होना, पास आउट नहीं होना, उसको रिटेंशन ऑफ यूरिन बोलते हैं। किसकी वजह से? स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से। थर्ड ऑप्शन है इसका एब्सेंस ऑफ यूरिन। एब्सेंस ऑफ यूरिन का मतलब क्या होता है? एनयूरिया। एनयूरिया का मतलब एब्सेंस ऑफ यूरिन। किडनी क्या होती है? जैसे हमारी ये किडनी होती है, ये किडनी होती है, ये किडनी होती है, ये ब्लडर होता है, ये यूरिन का पास होता है। तो किडनी का फॉर्म, किडनी के अंदर क्या होता है? नेफ्रॉन होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं, जो क्या होता है? यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं। ब्लड के अंदर ब्लड का 25% जो ब्लड सप्लाई है हमारी किडनी के पास पहुंचती है। किडनी के पास पहुंचते हैं तो किडनी क्या करती है? उस यूरिन को फिल्टर करती है। फिल्टर किसके थ्रू करेगी? नेफ्रॉन के थ्रू। और नेफ्रॉन जब काम करना बंद कर देंगे, नेफ्रॉन के जब काम करना बंद कर देंगे या डैमेज हो जाएंगे, या जो किडनी डिजीज हो जाती है, उनके अंदर क्या होता है? हमारे नेफ्रॉन्स होते हैं जो किडनी के अंदर, जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द किडनी को नाम से जानते हैं, नेफ्रॉन के नाम से। क्योंकि नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूं थोड़ी सी। नेफ्रॉन जैसे, नेफ्रॉन इस टाइप का होता है, ठीक है। हर एक, ये किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है। ऐसा नेफ्रॉन्स होते हैं मिलियंस ऑफ। यहाँ पर ग्लोमेरुल्स होता है ना, इसके अंदर ये एफरेंट आर्टेरियोल है, एफरेंट आर्टेरियोल्स दो प्रकार के होते हैं। यहाँ से ब्लड आता है और इधर से वापस पास आउट होता है। यहाँ पर बंच बन जाता है, कैपिलरी का बंच होता है, जहाँ से यूरिन थोड़ा, ये थोड़ी बड़ी होती है, जो एफरेंट होती है, एफरेंट आर्टेरियोल्स होते हैं जो ब्लड लेके आते हैं। और ये जो इफरेंट आर्टेरियोल्स होते हैं, ये थोड़ी ल्यूमन के अंदर छोटी होती है, जिसके वजह से यहाँ से ब्लड का प्रेशर क्रिएट होता है। इस प्रेशर से क्या होता है? यहाँ से यूरिन जो ब्लड है हमारा वो छनता है, और छनने के बाद क्या होता है? यहाँ पर अब्जॉर्बेशन होता है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे बॉडी के मिनरल्स भी सिक्रेट होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर नेफ्रॉन के अंदर इनका सिक्रेशन होता है। और उसके बाद में जाते जाते ये पीसीटी से डीसीटी तक पहुंचता है, तो लास्ट में जो कलेक्ट होता है उसको यूरिन बोलते हैं। जो डिजिटल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स होते हैं, डीसीटी बोलते हैं इसको। डीसीटी के अंदर जाके यूरिन का इकट्ठा होता रहता है, ठीक है। उसके बाद में ये तो किडनी की जो किडनी के अंदर पहुंचता है और किडनी का यूरिन का पास। लेकिन क्या होता है? नेफ्रॉन सब जब डैमेज हो जाते हैं तो ये क्या होता है? यूरिन को फिल्टर नहीं कर ब्लड को फिल्टर नहीं कर पाते और यूरिन का फॉर्मेशन नहीं होता, जिसको एनयूरिया बोलते हैं। एनयूरिया का मतलब कि पेशेंट्स के अंदर क्या होता है? क्रिएटिनिन का लेवल चेक किया जाता है। हमें पेशेंट्स का जब भी क्रिएटिनिन लेवल चेक करते हैं ब्लड के अंदर, तो यदि इंक्रीज मिलता है, नॉर्मल क्रिएटिनिन लेवल करते हैं 1.6, ठीक है, 0 से 1.6 नॉर्मल क्रिएटिनिन लेवल होता है। लेकिन जब ये इंक्रीज मिलता है तो हमें पता चल जाता है कि किडनी, इस पेशेंट्स को एक्यूट किडनी डिजीज या क्रोनिक किडनी डिजीज है, उस पेशेंट्स के अंदर एनयूरिया प्रेजेंट रहता है। ऐसे पेशेंट्स के अंदर फेशियल एडिमा हो जाता है, जिसको पफिनेस ऑफ फेस बोल सकते हैं। उसके अंदर, उसके पेशेंट्स के अंदर लेग एडिमा भी पाया जाता है, उसका वेट इंक्रीज हो जाता है, जिस पेशेंट्स को एनयूरिया होता है, क्योंकि ब्लड के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। और पेशेंट्स के अंदर पोटेशियम का भी लेवल इंक्रीज होता है, तो पेशेंट्स को हाइपरटेंशन भी रहता है। अब मतलब जिस पेशेंट्स के एनयूरिया होता है उस पेशेंट्स का, क्योंकि वॉल्यूम पास आउट नहीं होगा, तो पेशेंट्स के अंदर क्या होगा? हाइपरटेंशन की कंडीशन हो गई और पेशेंट्स को दिक्कत आती है, ठीक है। तो एब्सेंस ऑफ यूरिन के अंदर बहुत सारे हैं। किडनी का जो आगे कभी चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसके अंदर आपको डिटेल से बताएंगे। तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं है। रिटेंशन ऑफ यूरिन भी नहीं है, ओलिगोरिया भी नहीं है। अब आ गया इसमें पूछा ना, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन, जिसको हम एन्यूरिसिस के नाम से जानते हैं। इसका राइट आंसर रहेगा डी। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? डी। इनकॉन्टिनेंस मतलब लगातार यूरिन बूंद बूंद से गिरता रहेगा, ऐसे पेशेंट के एन्यूरिसिस बोलते हैं। उनको ये इनवॉलंटरी कंट्रोल लॉस हो जाता है पेशेंट्स का। तो ये है इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन इन मेनोपॉज। मेनोपॉज
के अंदर कौन से हार्मोन की कमी हो जाती है? मतलब रजोनिवर्ती जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं वो बंद हो जाते हैं, उसका एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के बाद में हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल जो फीमेल के मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होते हैं वो स्टॉप हो जाते हैं। मतलब एक रिप्रोडक्टिव एज होती है जिसको रिप्रोडक्टिव एज बोलते हैं, वो कितनी है 51 ईयर्स के बाद के अंदर जो एमसी होती है वो फ्यूज हो जाते हैं। फ्यूज मतलब बंद हो जाना, स्टॉप हो जाना, तब उसके बाद में ओवुलेशन नहीं होता। और वो इसकी एक एज होती है 45 से 51 ईयर। इसके बाद में पेशेंट जो महिला होती है उसको मेंस्ट्रुअल्स नहीं आते, उसको हम बोलते हैं मीनोपॉज। किस नाम से जानते हैं? मीनोपॉज के यहाँ। मीनोपॉज के अंदर बाद में क्या होता है कि पेशेंट्स के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। उन चेंजेस को हम असेस करते हैं और वो चेंजेस हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। जैसे वो इसमें पूछा गया मीनोपॉज के बाद में किस हार्मोन की कमी हो जाती है। जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं एंड्रोजन और एस्ट्रोजन, तो एस्ट्रो इसके अंदर प्रोजेस्टेरोन होते हैं ना। पहला हार्मोन के बारे में बात किया, प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? प्रेगनेंसी मेंटेनेंस हार्मोन बोलते हैं। प्रोजेस्टेरोन को क्या बोलते हैं? प्रेगनेंसी मेंटेनेंस हार्मोन। जब भी महिला फीमेल बेबी कंसीव करती है या प्रेगनेंसी कंसीव करती है, कंसेप्शन के दौरान जब ओवम फर्टिलाइज होता है, उसके बाद में उसको प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखना, मतलब उसको बनाए रखना जब तक उसकी डिलीवरी ना हो, तब उस हार्मोन का मेन रोल होता है प्रोजेस्टेरोन का, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन का मेन रोल होता है, तो ये प्रेगनेंसी मेंटेनेंस हार्मोन है, तो ये इसका ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन मतलब टेस्टिस से सिक्रेशन हार्मोन का सिक्रेट होता है। ये हमारा एक सेक्स हार्मोन है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है, जिससे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, उसको टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, तो ये भी इसका नहीं होगा। हम बात कर रहे थे रजोनिवर्ती में हार्मोन की कमी होती है, कौन से हार्मोन? मेनोपॉज के अंदर कौन सी डेफिशिएंसी हो जाती है? तो डेफिशिएंसी के अंदर क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन के बारे में बता दिया, प्रेगनेंसी मेंटेनेंस हार्मोन है, प्रेगनेंसी मेंटेनेंस, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? मेल हार्मोन है। ग्लाइकोजन क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर स्टोर रहता है, स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन दी बॉडी। मतलब जो हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज स्टोरेज फॉर्म में रहता है उसको ग्लाइकोजन बोलते हैं, जो लीवर और मसल्स के अंदर प्रेजेंट रहता है। लीवर और मसल्स के अंदर ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज प्रेजेंट रहता है, जो बॉडी को जो नीडेड होती है, जब ये उनको एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। तो ये हो गया। इसके ये भी आंसर नहीं होगा ग्लाइकोजन, इसका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी नहीं है क्योंकि ये मेल हार्मोन है। और प्रोजेस्टेरोन ये प्रेगनेंसी मेंटेनेंस हार्मोन है, जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है। और लास्ट है एस्ट्रोजन। तो इसका क्या है कि जो हार्मोन इन मेनोपॉज के अंदर क्या होता है? एस्ट्रोजन होता है, वो उसका कमी आ जाती है, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है फीमेल के अंदर क्या होता है? एस्ट्रोजन की कमी आने में मेनोपॉज मतलब 45 से लेके 51 ऑफ ईयर एज हो जाती है, तब उसको मेनोपॉज हो जाता है। मेनोपॉज मतलब उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होता है वो स्टॉपेज हो जाता है, उसके बाद में उसमें ओव्यूलेशन नहीं हो पाता। और इस हार्मोन की वजह से क्या होता है कि बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस स्टार्ट हो होता है, जिसके अंदर हमारी जो फीमेल की बोन होती है वो फ्रेजाइल होने लग जाती है, स्पंजी बोन हो जाती है, जिसे ओस्टियोप्रोसेस बोलते हैं। ओस्टियोप्रोसेस के ड्यूरिंग क्या होता है? उसमें फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है। हीट ब्रीथ भी मतलब ड्यूरिंग नाइट में जब वो स्लीपिंग की ड्यूरिंग है ना, उसको गर्म सांसें भी आने लग जाती है लेडीज को। ये क्या होते हैं? मेनोपॉज के लक्षण होते हैं। मेनोपॉज के होने के बाद फीमेल के अंदर ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, जिसका इसका राइट आंसर होगा डी, एस्ट्रोजन, ठीक है। डी ऑप्शन होगा, एस्ट्रोजन इसका राइट आंसर होगा। एस्ट्रोजन की मतलब डेफिशिएंसी हो जाती है मेनोपॉज के दौरान, जिसके कारण बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ एचसीजी। एचसीजी बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है। एचसीजी इसकी पूरा नाम क्या है ये पूछा गया है। एचसीजी का पूरा नाम क्या होता है? एचसीजी पहले तो आपको बता दूं ये कहां से सिक्रेट होता है। ये प्लेसेंटा के सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट, प्लेसेंटा होता है ना, प्लेसेंटा के सिनसाइटो
ट्रोपोब्लास्ट सेल्स होती है ना, उससे सिक्रेट होता है। ये क्या करता है, ये कार्पस लूटियम होता है, जो कार्पस लूटियम को स्टिमुलेट करता है, किसके लिए, कार्पस लूटियम को स्टिमुलेट करता है किसके लिए, प्रोजेस्टेरोन के लिए। प्रोजेस्टेरोन के लिए जो कार्पस सिंसाइटो एससीजी कहां से सिक्रेट होता है, प्लेसेंटा की सिंसाइटोट्रोपोब्लास्ट सेल से। और ये क्या करता है, कार्पस लूटियम को स्टिमुलेट करता है। कार्पस लूटियम क्या करता है, एससीजी प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन करता है। और प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है, मेंटेन प्रेगनेंसी को मेंटेन, और प्रेगनेंसी मेंटेनेंस हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन। और एससीजी इसको मतलब स्टिमुलेट करता है कार्पस लूटियम को। तो ये इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। इसकी मैं आपको एक नॉर्मल वैल्यू बता देता हूँ। ये एससीजी क्या होता है, ये ब्लड के अंदर हमें ना, ब्लड के अंदर हमें डिटेक्ट करना होता है। तो ये 11 डेज कंजप्शन के 11 डेज के बाद ये मिलता है। और ये यूरिन के अंदर ये 12 डेज के बाद मिलता है, ठीक है। यूरिन में इसको डिटेक्ट करेंगे तो ये 12वें दिन मिलेगा, मतलब 12 डेज और ब्लड के अंदर 11वें दिन पे। इसका नॉर्मल मिली इंटरनेशनल यूनिट इसकी नापने की इकाई होती है, इसको लेस देन 5 होता है ना ये, तो ये मतलब नेगेटिव होता है। लेकिन मोर देन 25 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर ml हो जाए तो ये प्रेगनेंसी पॉजिटिव आती है, उसमें प्रेगनेंसी पॉजिटिव मिलता है। और ये 72 आवर्स के बाद में हमेशा डबल हो जाता है, ठीक है। ये भी याद रखना, 72 आवर्स के बाद में ये डबल हो जाता है। तो इसके ये थोड़ी सी बातें ध्यान रखना कि ये ब्लड के अंदर 11वें दिन मिलता है, यूरिन के अंदर 12वें दिन मिलता है। और इसका लेस देन मिली इंटरनेशनल यूनिट पर ml होती है, लेस देन 5 तो नेगेटिव है, और 25 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर ml है तो ये प्रेगनेंसी मेंटेन। और ये इसमें इसकी फुल फॉर्म पूछी है, इसकी फुल फॉर्म होती है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन्स, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन्स हार्मोन्स की फुल फॉर्म है। तो इसका राइट आंसर होएगा सी। तो ये थी आज की हमारी क्लास जो मिडवाइफरी से रिलेटेड थी। इसके अंदर हमने जो क्वेश्चन कराए, मोस्टली जितने से ज्यादा हमारे से कोशिश हो सकी हमने आपको उतने क्वेश्चन को कवर किया है। और ये लगभग आपके 200 के समथिंग क्वेश्चन हो चुके हैं। और ये इससे आगे हम आपके लिए लेके आएंगे ट्रू और फॉल्स की क्लास, जो एनएम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। हमारे प्रकाश सर आपको ये क्लास करवाएंगे। और तो आप हमारी क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हम ऐसी ही क्लासें आपको बेहतरीन से बेहतरीन पढ़ाई स्टडी देने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। धन्यवाद।